गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव। और आप सबके सामने फिर से एक बार मैं मौजूद हूं। तो आप सभी भांचा भांची मल्ला, जय श्री राम, जय जोहार। ठीक है। और काली जो है युवा दिवस री से मैं आप सबके सामने नहीं आ पाया हूं, तो आप सब लोग युवा दिवस के भी बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है। तो आज जो है मैं एक नए सब्जेक्ट को लेकर के आया हूं, जो है बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए। और ये अभी जो है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इस वर्ष नया सब्जेक्ट के रूप में क्या हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है प्रथम सेमेस्टर में। और उस सब्जेक्ट का नाम है नई तालीम। तो यहाँ पर नई तालीम से जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि नई तालीम से आप क्या समझते हैं। इसका ऐतिहासिक जो विवरण है वो आप दीजिए, साथ ही इसके अवधारणा को, इसके उद्देश्यों को और इसके सिद्धांतों को बताइए। तो आप जब ये बुक पढ़ेंगे, जो भी आप गाइडेड जो जिसको आप फॉलो करते हैं, उसमें आपको ये पॉइंट्स कहीं नहीं दिखेंगे। ठीक है। पूरा जो है यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक। तो मैंने जो है उसको क्या कर दिया है, कंसाइज करके यहाँ पर क्या कर दिया है, एक सिनॉप्सिस जैसा बना दिया है। और सिनॉप्सिस के जैसे ही आपको क्या करना है उसको लिखते हुए चलना है। तो कुछ जो बात है मैं आपको यहाँ पर अभी बताना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पर राजनांदगांव के बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं, अगर यदि उनको जो है बुक या फिर गाइड नहीं मिल पा रहा था नई तालीम का, तो आप जो है जा करके परचेस कर सकते हैं। ये अवेलेबल हो चुका है। और ये अवेलेबल है कहाँ पर अभी, तो सरस्वती बुक डिपो राजनांदगांव में। तो बिल्कुल आप जा सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं हमारे आंसर फॉर्मेट पर। ठीक। तो नई तालीम का जो है सबसे पहले तो आप क्या देंगे, परिचय देंगे। परिचय देते हुए आप ये बताएंगे कि इसको जो है किस किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसको बुनियादी शिक्षा, वर्धा शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसको प्रतिपादित किया था महात्मा गांधी जी ने। तो वर्धा में जब कांग्रेस की क्या हुई थी, अधिवेशन हुई थी, तो वहां पर महात्मा गांधी ने इसका प्रस्ताव रखा था। तो कब रखा था, तो 23 अक्टूबर 1937 के दिन। ठीक है। 23 अक्टूबर 1937 के दिन ये प्रस्ताव रखा था। ठीक है। तो इसको ही नई तालीम कहा जाता है। ठीक है। ये आप परिचय में बता देंगे। अब इसका इतिहास, तो इतिहास आप ये बताएंगे यहाँ पर कि ये जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। तो यहाँ पर जो गांधी जी के क्या थे, जो कुछ अनुयायी थे, जिसमें थे विनोबा भावे, काका कालेलकर और जाकिर हुसैन, उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कांग्रेस की इसके लिए क्या चाहिए, सहमति चाहिए थी। ठीक है। तो इस इतिहास में जो है आप ये भी बताएंगे कि जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक जांच समिति भी बनी, जिसने नए नए सिद्धांतों को यहाँ पर नई तालीम के दिया और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है। ये 1937 का पूरा बात रहेगा। ठीक। तो ये हो गया आपका इतिहास। सॉरी। ठीक। फिर है इसको लागू करने का प्रयास। तो आपको बताना चाहूंगा 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है। तो उसके तहत ये प्रावधान रहता है कि हमको प्रांतों को क्या देना है, स्वायत्तता देना है। इसके लिए वहां पर प्रांतों में चुनाव कराया जाना था। जब उन 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, तो 7 प्रांतों में जो है कांग्रेस का क्या बनता है, सरकार बनता है। अब चूंकि प्रांतों में क्या बन गया, सरकार बन गया, तो वो अब धीरे धीरे जो है बुनियादी शिक्षा को लागू करने का काम करने लगेगी। ठीक है। तो 1937 में ये जो है क्या होता है, चुनाव होता है, संपन्न होता है। तो सरकार चुन करके आती है 7 प्रांतों में। उसके बाद जैसे ही 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, तो इंग्लैंड के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत के सैनिकों को बिना पूछे या कांग्रेस को बिना पूछे क्या कर देते हैं, यहाँ पर भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देते हैं। अब इसी बात का विरोध करते हुए और साथ ही साथ भारत के आजादी का रास्ता देखते हुए कांग्रेस के जो सरकार थी, ठीक है, जो 7 प्रांतों में थी, उन्होंने एक एक करके क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अब चूंकि इस्तीफा इन्होंने दे दिया, अब सरकार में कोई भी नहीं है, तो अब जो बुनियादी शिक्षा का ढांचा बनाया गया था, जो बेसिक स्कूल्स खोले गए थे, अब उनको भी संचालित करने वाला भी कोई नहीं होगा। ठीक है। तो इस कारण से आप देख पाएंगे कि ये लागू करने का प्रयास तो किया गया था, लेकिन ये विफल क्यों होगा, तो यहाँ पर इस्तीफे के कारण विफल हो गया। क्लियर है दोस्तों। ठीक।
अब आपको बता रहे हैं वर्तमान परिदृश्य शिक्षा का, तो आपको इसमें कटाक्ष करते हुए क्या करना है, लिखना है कि यहाँ पर जो है हमको जो है लगभग आजादी के जो है 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है हमको बुनियादी शिक्षा का पूर्ण रूपेण जो है यहाँ पर जो परिपक्वता है वो हमको देखने को नहीं मिलता। इसमें बात कहा गया है कि 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। तो इसमें केवल राज्य की भागीदारी नहीं, पालकों की, अभिभावकों की भी क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को हमको नहीं मिलता। यहाँ पर शिक्षक भी ढंग से यहाँ पर पढ़ाने का कार्य नहीं करते, ना ही वो रुचि जगाते हैं बच्चों में, ठीक है। वहीं पर कई अभिभावक ऐसे भी हैं जो अपने घर परिस्थिति के अनुसार बच्चों को कार्य करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के रहते हैं फिर भी उनको कार्य करने के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाता है, ठीक। और कई बच्चे आज भी ऐसे हैं जिन्होंने विद्यालय के द्वार तक को भी नहीं देखा है, ठीक है। तो ये आप इसमें क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। और आप ये भी बताएंगे कि जो भी सरकार के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं हैं या जो भी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, निजी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पर पूंजीपति वर्ग के बच्चों का ही क्या रहता है, बोलबाला रहता है, पूंजीपति वर्ग का ही बोलबाला रहता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो जो है पैसे के दम पर ही क्या कर लेते हैं, जो सीट होते हैं उसको खरीद फरोख्त कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, आत्मानंद के कई सारे स्कूलों में जो है वहां पर ऐसे नहीं कि बच्चे ही केवल वहां पर गलत प्रक्रिया के तहत वहां पर क्या लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। वहां पर कई जो टीचर्स ऐसे हैं जो क्या किए हुए हैं, पैसे के दम पर वहां पर टीचर बने हुए हैं, बिना योग्यता को धारण किए हुए भी। तो ऐसे बहुत सारे इस शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर बिना योग्यता के कोई भी व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये गलत है, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों को आपको क्या करना है, मेंशन करना है। साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे इसी वर्तमान परिदृश्य में कि आजकल स्कूलों की जो है, यहाँ पर स्कूलों की जो है क्या है स्थिति कैसी है। वहां पर जो है साधन नहीं होते, ठीक है, वहां पर भौतिक संसाधन नहीं होते। भौतिक संसाधन कहने का मतलब ना ही वहां पर पेयजल की व्यवस्था होती है, ना ही वहां पर टाट पट्टी की, ना ही बेंच की, ठीक है, ना ही स्टडी टेबल की, ना ही व्हाइट बोर्ड की या ब्लैक बोर्ड की, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से हमको शिक्षा देना है, लेकिन वहां पर बेसिक रूप से वहां पर भौतिक संसाधन उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर तो भूल ही जाओ। और कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की कमी है, जिसके कारण शिक्षक शिक्षण कार्य में रुचि ही नहीं दिखाते। और कुछ शिक्षक ऐसे हैं जहां पर बच्चे तो हैं लेकिन उनका ही रुचि नहीं जाग पाता पढ़ाने में, ठीक है। तो ये सब बातें आप क्या करेंगे, शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य में मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। अब समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो समस्या यहाँ पर देखते हैं कि शिक्षक जो है शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेता, इस कारण से विफल हो गया, ठीक है। बच्चे जो है वो आजकल कम उम्र में ही रोजगार की तलाश में निकलने का, पैसा कमाने का चाह रखते हैं, ठीक है। इस कारण से आप फिर ये भी बताएंगे कि 1960 में जो भारतीय क्या है वहां पर वरिष्ठ जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें बात कहा गया था कि हमको स्कूलों को क्या बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। बच्चों को यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर हम उनको क्या करेंगे, रोजगार जैसा क्या करेंगे, उनको जो है कार्य कराएंगे, उनके हाथों को कला देने के लिए क्या कराएंगे, उनको रोजगार जैसा कार्य करवाएंगे, ठीक है। उनसे जो है उनके जो सामान जो रहेंगे, उत्पादक जो रहेंगे, उसको बेच करके हम स्कूलों के जो है जो भी अध्यापक होंगे उनके वेतन को प्रोवाइड करेंगे। बट ऐसा नहीं हो सका, ठीक है। बच्चा कितना ही कमा लेगा और उसके हाथ में कितना ही कलर आएगा प्राथमिक स्तर या फिर मिडिल स्तर के बच्चों में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वहां पर यह प्लान फेल हो गया और रिपोर्ट के माध्यम से फिर इस स्वावलंबी जैसे चीज को आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा, जो भी अभी क्या आया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। इसमें इसको शामिल ही नहीं किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो समस्याएं जो है यहाँ पर केवल शिक्षकों के साइड से भी नहीं है, सरकार के साइड से भी है यहाँ पर, क्योंकि सरकार बेसिक सुविधाएं ही नहीं दे रही है वहां पर शिक्षण संस्थानों को। कई स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, कई स्कूल में बच्चे ही कम हैं,
कई स्कूल में जो है भौतिक संसाधन नहीं है, ठीक है, पंखा हो गया, लाइट्स हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गए, तो ऐसे शिक्षण संस्थाओं में जो है क्या है, वहां पर बच्चे भी अपनी रुचि नहीं दिखा पाते और जो भी संसाधन होते हैं उसको भी तोड़ फोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर आपको क्या करना है, अपने सुझावों को वहां पर बता देना है कि किस तरीके से जो है हमको बुनियादी शिक्षा को लागू अच्छे से कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो हमको चारों ओर से प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। हमको अभिभावक की भी क्या चाहिए, साथ चाहिए, उनकी सहायता चाहिए, हमको बच्चों का भी सहयोग चाहिए, हमको शिक्षकों का भी सहयोग चाहिए और सरकार का भी सहयोग चाहिए। जब ये चारों चीजें एक साथ होंगी तभी हम शिक्षण संस्थानों को बेहतर बना पाएंगे और वहां पर बुनियादी शिक्षा जो पद्धति है या वर्धा शिक्षा जो योजना है उसको अच्छे से लागू कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आप मेंशन करेंगे नई तालीम के यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन उसमें। फिर आप बात करिए, जो है पूरा ऐतिहासिक विवरण ही रहेगा, ठीक है। फिर आप बात करेंगे अवधारणा को लेकर के। तो अवधारणा में जो है आप क्या बताएंगे कि नई तालीम की अवधारणा क्यों लाई गई थी, तो क्यों लाई गई थी, तो सर्वोत्तम व चहुमुखी विकास, ठीक है। क्योंकि ये जो है सर्वोत्तम मतलब सभी बच्चों को जो है उत्तम बनाने के लिए और समाज का चहुमुखी विकास करने के लिए लाया गया था, ताकि बच्चों में नैतिक मूल्य भी, आध्यात्मिक मूल्य भी और शारीरिक व मानसिक मूल्य भी क्या हो, पनप सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही साथ वो जो बच्चे होंगे वो सभ्यता का और संस्कृति का क्या बनेंगे, परिचायक बनेंगे और वही जो है सभ्यता और संस्कृति का विकास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इसकी अवधारणा। फिर आप बात करेंगे किस पर, उद्देश्यों पर, कि किस उद्देश्य से लाया गया था, तो तात्कालिक व अंतिम उद्देश्य, ठीक है। तो यहां पर स्वावलंबी बनाना ही क्या था, नई तालीम का या बुनियादी शिक्षा का क्या था, यहां पर उद्देश्य था, ठीक है। रोजगार परक शिक्षा हो, मतलब आप ऐसी शिक्षण पद्धति रखें जिसके द्वारा कोई बच्चा क्या कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। एक बीमा के जैसे हो शिक्षा जो है किसी भी बच्चे के लिए, ताकि वो आगे चल करके उसके लिए काम आए ही आए, ठीक है। तो एक बीमा के जैसे हो, ऐसा बताया गया, ठीक है। फिर इससे जो है कोई भी जो बालक है उसके चरित्र का क्या हो, विकास हो, वो सही गलत का, अच्छे बुरे का, ठीक है, और धर्म और अधर्म का, ये सब चीज का क्या कर सके, वो पहचान कर सके, ठीक है। उसके पूर्ण बौद्धिक क्षमता का क्या हो, विकास हो, उसके मन में जो है चिंतन मनन सृजन की भावना पैदा हो, ठीक है। नए नए इनोवेशन को लेकर के क्या करे, वो कार्य करे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो, वो पूर्ण बौद्धिक क्षमता को प्राप्त कर सके। अब साथ ही साथ महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि केवल हमको शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से ही नहीं, हमको सांस्कृतिक उद्देश्यों का भी क्या करना है, हमको यहाँ पर देखना है कि कोई भी बालक जो है, जो भी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेगा वो सांस्कृतिक उद्देश्य को भी प्राप्त कर सके। उसमें उसके अंदर जो है भारत की संस्कृति रच बस जाए और जहाँ पर भी वो जाता है अन्य देशों में, वहाँ पर जो है भारत के संस्कृति का क्या कर सके, डंका बजा सके। जैसे हमारे भारत के जो है एक यशस्वी जो विद्वान हैं, जो है कौन, विवेकानंद जी, जिनका हमने कल 161वीं जयंती जो है मनाया था। तो वैसे ही जो है अन्य देशों में जाकर के भारत के नाम का क्या कर सके, डंका बजा सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार होगा, ठीक है। फिर आते हैं मूलभूत सिद्धांतों पर, ठीक है। तो बहुत सारे मूलभूत सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें से कुछ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि बुनियादी शिक्षा की अवधि कितनी होनी चाहिए, 7 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और फिर यह बताया गया कि 7 से जो 14 वर्ष के बालक या बालिका होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और इसी बात का पालन करते हुए, ठीक है, जो आप संविधान पढ़े होंगे उसमें एक डीपीएसपी करके भाग 4 में क्या है, प्रावधान है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें शामिल था अनुच्छेद 45 के रूप में क्या चीज, कि राज्य जो है 7 से 14 वर्ष के बालकों को, बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे, ठीक है। तो ये उनके अधिकार के, मतलब अधिकार तो नहीं, एक कर्तव्य के जैसा होगा राज्य के, ऐसा कहा गया था। तो इसी को प्रभावी बनाते हुए क्या किया गया, अनुच्छेद 21 का लाया गया, ठीक है। अनुच्छेद 21 कल आ गया,
कब लाया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया और इसको एक अधिकार, एक मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, मूल अधिकार के लिस्ट में इसको शामिल कर दिया गया इसको। तो फिर यहाँ पर 7 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात इनका फुलफिल हो गया। फिर सामाजिक व वैज्ञानिक पद्धति से लोगों को क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए। तो सामाजिक, ठीक है, समाज के लोगों के द्वारा जो है जो भी वहाँ पर सीखे जाते हैं, ठीक है, समाज के बीच में जा करके वो उन नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को सीखे। ठीक है, ये हो गया। फिर वैज्ञानिक पद्धति से, तो वैज्ञानिक पद्धति मतलब आजकल जो आप जानते हैं कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ठीक है, डिजिटल जो यहाँ पर कैमराज होते हैं या फिर जो क्या होते हैं प्रोजेक्टर वगैरह होते हैं, इसके माध्यम से क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए। तो जैसे जैसे वैज्ञानिक डेवलपमेंट होते जाएगा वैसे वैसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर ये बोला गया कि जो शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। तो बच्चा जिस मातृभाषा को जानता है, चाहे वो हिंदी हो, जैसे हमारे भारत में हिंदी है, ठीक है, फिर जो है कोई छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ी भाषा भी उसकी मातृभाषा हो सकती है। कई लोगों का गोंडी होता है, कई लोगों का हल्बी होता है, कई लोगों का मराठी होता है। तो ऐसे ही उनके मातृभाषा में क्या दिया जाए? शिक्षा दिया जाए। ठीक है, फिर रोजगार परक शिक्षा की भी बात की गई, यानी कि कोई भी जो शिक्षा दी जा रही है वो आगे चल करके उसके जीवन उपयोगी हो, उसको रोजगार प्राप्त करने में क्या हो? सहायक हो। ठीक है, जैसे अगर हम कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जैसे हम मिसाइल वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मिसाइल के बारे में ऐसे पढ़ें कि हम जो है उस क्षेत्र में जा करके हम क्या हो जाए? मिसाइल बनाने लग जाए, हमारे पास इतनी क्षमता हो, हम स्वावलंबी भी क्या हो? बन जाए, हमको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना ना पड़े। ठीक है, तो रोजगार परक शिक्षा, जो शिक्षा होगा वो रोजगार दे ही दे, बेरोजगार आपको बनाकर ना रखे। ठीक है, ये है। फिर स्वावलंबी बने इससे, ठीक है, किसी और पर डिपेंड न रहना पड़े। फिर जीविकोपार्जन का क्या होना चाहिए? साधन होना चाहिए। मतलब आपका जो शिक्षा रहेगा वो आपको आगे चल करके जो है आपके जीविका का क्या बनना चाहिए? साधन बनना चाहिए। आपके जीवन जीने के लिए क्या हो? वो एक कार्य बन जाए। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें कहा गया कि 7वीं और 8वीं के जो छात्र होंगे उनको वाणिज्य, संस्कृत और जो अन्य भारतीय भाषा होता है उनकी शिक्षा दिया जाए। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी कहा था सिद्धांत में कि 5वीं के पश्चात बालक और बालिकाओं के लिए जो है क्या कर दिया जाए? पृथक विद्यालय बनाया जाए। ठीक है, उनको पृथक पृथक रूप से दिया जाए, विद्यालय में शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल जो है गलत तरीके से क्या किया जाता है, मतलब देखा जाता है ना, ये जो अगर देखा जाए जैसे ही जहां वहां पर मिडिल क्लास में इंटर करते हैं बच्चे को जो है यहाँ पर हार्मोन जो है चेंजेस होने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है अट्रैक्शन होता है और विद्यार्थी जो है अपना मूल्य कार्य पढ़ाई को ना करके जो है वो किसी के सपनों में खोए रहते हैं कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू करके। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। इस वजह से जो है ये क्या किया गया, यहाँ पर पृथक विद्यालय बनाया जाए ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। अब इसके अलावा जो है यहाँ पर धार्मिक शिक्षा का बात नहीं कहा गया था, तो धार्मिक शिक्षा को न रखने का कारण बताते हुए गांधी जी ये कहते हैं कि हम धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन सभी धर्मों में जो समान बातें हैं, जो सार बातें हैं, उन सार बातों को रख करके हम लोगों को क्या कर सकते हैं? धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पूरा जो है क्या करेंगे? अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।